क्या आपको भी लगता है कि एआई ने आपकी लाइफ आसान बना दी है? अगर हां, तो जरा रुकिए, क्योंकि इसी एआई के चक्कर में हम बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। क्या आपको पता है चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई से पूछा गया एक सवाल आपके पीने के पानी को बर्बाद कर रहा है? ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से जब पूछा गया कि चैट जीपीटी के एक प्रॉम्प्ट में कितना पानी यूज होता है, तो उनका जवाब था 1/15 ऑफ अ टीस्पून। यानी जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो आपके हिस्से के पानी की एक बूंद बर्बाद हो जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैम ऑल्टमैन ने सही आंकड़ा नहीं दिया, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन यूज करते हैं तो पानी की बर्बादी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आप किसी एआई टूल पर 10 से 15 प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपके हिस्से का 1 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह है इस डेटा को प्रोसेस करने वाले डेटा सेंटर्स। और हां, हम यहां आपके एक प्रॉम्प्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में फैले इन हजारों डेटा सेंटर्स द्वारा एक दिन में प्रोसेस किए जाने वाले डेटा की, जो ज़ेटाबाइट्स में बनता है। फिर चाहे वो बैंकिंग सिस्टम का डेटा हो, सरकारी एजेंसियों का डेटा हो, आपके सोशल मीडिया का, या फिर एआई प्रॉम्प्ट का डेटा। ये डेटा ज़ेटाबाइट्स में प्रोसेस होता है और एक ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स। यानी रोजाना इतने डेटा को प्रोसेस करते हुए आपके हिस्से का करोड़ों लीटर पानी खप जाता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 में पूरी दुनिया में मौजूद डेटा सेंटर्स 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी यूज करेंगे। ये इतना पानी है जो 130 करोड़ लोग साल भर तक पी सकते हैं। लेकिन हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? इसकी वजह है भारत में आने वाले गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर्स, जिनके लिए सरकार ने अलग से सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं, जिनमें शामिल है बिजली, पानी और जमीन। सरकार का कहना है कि आप डेटा सेंटर लगाइए तो 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, बिजली आपको बिना रुकावट के मिलेगी और इन डेटा सेंटर्स के लिए जमीन भी औने पौने दाम पर मुहैया करवाई जाएगी। रही बात पानी की, तो जो एमओयू इन कंपनियों के साथ साइन हो रहे हैं, उनमें इस सबसे अहम चीज को लेकर कोई बात ही नहीं लिखी है कि ये डेटा सेंटर सालाना कितने पानी की खपत करेंगे और ये पानी आएगा कहां से। लेकिन यह मामला सिर्फ पानी से जुड़े मुद्दे तक नहीं है। यह समस्या है एआई बूम के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बन रहे डेटा सेंटर्स की, और इनकी अगली डेस्टिनेशन है हमारा भारत। क्या आपको पता है कि विशाखापट्टनम में 480 एकड़ जमीन पर गूगल का जो डेटा सेंटर बन रहा है, जिसका फीता खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काटा है, उसके लिए बकायदा 1 गीगावाट बिजली अनइंटरप्टेड मुहैया करवाई जाएगी। यानी बिजली में किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि 100 मेगावाट से ही एक छोटे शहर की बिजली आपूर्ति हो सकती है, लेकिन यहां तो बात 1000 मेगावाट की हो रही है। एक आंकड़ा और जान लीजिए, दुनिया भर में जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, उन्होंने साल भर में 448 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। यानी अगर डेटा सेंटर्स एक कंट्री होते तो एनर्जी कंजम्पशन के मामले में दुनिया में 10वें नंबर का देश होते। यानी सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बिजली ये डेटा सेंटर्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन भारत में तो पहले ही बिजली के कट से जनता परेशान है, तो इन डेटा सेंटर्स को बिजली जाएगी कहां से? यानी या तो आने वाले वक्त में बिजली कटौती होगी, या फिर धरती का सीना चीर कर निकाला गया कोयला दुगनी रफ्तार से जलाया जाएगा। रही बात हवा की, तो यह भी जान लीजिए कि दुनिया भर के डेटा सेंटर्स को जो बिजली दी जा रही है, उसे बनाने में 208 मिलियन टन कार्बन रिलीज होता है। यह अर्जेंटीना जैसे देश के सालाना एमिशन से भी ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इन डेटा सेंटर्स की वजह से भारत में भी पानी की समस्या पैदा हो सकती है। हवा दूषित होगी, जिससे इनके आसपास रहने वाले लाखों लोग प्रभावित होंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। तो आज किस्सा में हम इन्हीं डेटा सेंटर्स की बात करेंगे कि अचानक देश में डेटा सेंटर्स की बात कैसे होने लगी।
गूगल जैसी बड़ी कंपनीज ने भारत में डेटा सेंटर्स बनाने का क्यों सोचा? आखिर ये डेटा सेंटर्स हमारे शहरों के लिए कितने खतरनाक हैं? जब ये कंपनियां आपके शहर में आती हैं तो अग्रीमेंट में पानी की बात क्यों छुपा ली जाती है? और कैसे इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के पीछे अमेरिका, चीन और यूरोप के पॉलिसी मेकर्स और डिप्लोमेट्स की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। आज हम इसी डिजिटल खेल की पूरी परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपके फोन में चल रहे इंटरनेट की कीमत आप खुद चुका रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपका यह समझना जरूरी है कि एक डेटा सेंटर में आखिर होता क्या है। तो कुल मिलाकर इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सर्वर रूम, जहां पावरफुल कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। दूसरा होता है पावर ग्रिड, जो इस डेटा सेंटर को 24/7 बिजली प्रोवाइड करता है। तीसरा होता है डीजल जनरेटर सेट, यानी अगर बिजली चली जाए तो ये जेन सेट डेटा सेंटर्स को पावर सप्लाई करते हैं। डेटा सेंटर का चौथा और सबसे अहम हिस्सा होता है कूलिंग स्टेशन। जब डेटा सेंटर्स करोड़ों गीगाबाइट डेटा प्रोसेस करते हैं तो उसके सर्वर्स गर्म हो जाते हैं, जिन्हें ठंडा करने के लिए कूलिंग स्टेशन काम करता है। इस कूलिंग स्टेशन के जरिए लाखों लीटर पानी सर्वर्स को ठंडा रखने में यूज होता है और इस प्रक्रिया में 80% पानी बर्बाद हो जाता है और महज 20% पानी ही दोबारा यूज हो पाता है। इन डेटा सेंटर्स में कुल बिजली खपत का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ कूलिंग सिस्टम पर ही खर्च हो जाता है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने यह मांग और बढ़ा दी है, क्योंकि एक एआई डेटा सेंटर पारंपरिक डेटा सेंटर की तुलना में कई गुना अधिक बिजली खपा सकता है। इसलिए जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, क्लाउड पर फाइल सेव करते हैं या एआई चैटबॉट से सवाल पूछते हैं, तो उसके पीछे इन बड़ी बड़ी इमारतों में लगातार चल रहे हजारों कंप्यूटर्स और उन्हें ठंडा रखने वाली मशीनें भारी मात्रा में बिजली खपत कर रही होती हैं। 90 के दशक में इंटरनेट की जरूरत पूरी दुनिया को महसूस होने लगी थी और ईमेल जैसे शब्द आम लोगों की डिक्शनरी में आ चुके थे। उस दौर को .com बूम कहा गया। अब जब दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा था तो इंटरनेट का डेटा कहां रखा जाएगा, इसे लेकर मंथन होने लगा। फिर वजूद में आए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रखे होते हैं सभी इंटरनेट कंपनीज के सर्वर्स और उन्हीं सर्वर्स में स्टोर होता है आपका और मेरा डेटा। इन डेटा सेंटर्स में एक ही छत के नीचे लाखों सर्वर्स होते हैं, जिन्हें 24 घंटे बिना रुके बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है। अब एआई बूम के बाद डेटा सेंटर्स की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका इस पूरे खेल को बहुत पहले ही समझ गया था। अमेरिकी सरकार ने एक बहुत ही चालाक पॉलिसी अपनाई, जिसे फ्री फ्लो ऑफ डेटा कहा गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि दुनिया भर का डेटा आजादी से बहने दो और उसे अमेरिका के सर्वर्स में आकर जमा होने दो। इसी एक नीति की बदौलत आज अमेरिका दुनिया की 74% से ज्यादा हाई एंड कंप्यूटिंग ताकत पर कब्जा जमाए बैठा है और वहां की टेक कंपनियां पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। अब सवाल आता है कि ये डेटा सेंटर हर किसी राज्य या हर किसी शहर में क्यों नहीं बनाए जा सकते। असल में इनकी अपनी एक खास ज्योग्राफी होती है। एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए ऐसी जमीन चाहिए होती है जहां भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा सबसे कम हो। इसके अलावा वहां भारी मात्रा में बिजली के ग्रिड और इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल होना पहली शर्त है। सबसे बड़ी जरूरत होती है सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए पानी की। इसी वजह से दुनिया की कई टेक कंपनियां अब समंदर के किनारे अपने डेटा सेंटर्स बना रही हैं और कुछ कंपनियां तो समंदर के नीचे ही डेटा सेंटर्स डुबाने का दावा कर रही हैं, ताकि समंदर के ठंडे पानी से सर्वर्स को ठंडा रखा जा सके। लेकिन जब यही कंपनियां भारत के लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरे शहरों का रुख करती हैं, तो खेल बदल जाता है। अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे पर नजर डालें तो इस वक्त भारत में 268 से ज्यादा बड़े डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 150 कमर्शियल डेटा सेंटर्स वर्किंग हैं। अगर आपको इन्हें किसी मैप पर दिखाना हो तो आपको मुख्य तौर पर 6 बड़े शहरों पर निशान लगाना होगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है मुंबई का, उसके बाद चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ साथ पुणे का।
अब सवाल यह है कि ये कंपनियां पूरे देश को छोड़कर इन्हीं चुनिंदा जगहों पर क्यों बैठी हैं। इसके पीछे बहुत बड़े भौगोलिक और रणनीतिक कारण है। मुंबई और चेन्नई समंदर के किनारे बसे हैं और पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने वाली अंडर सी केबल्स यानी समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट की तारें इन्हीं शहरों के तटों पर आकर मिलती हैं, जिन्हें लैंडिंग स्टेशंस कहा जाता है। यहां पर इंटरनेशनल इंटरनेट की स्पीड सबसे तेज मिलती है। बेंगलुरु और हैदराबाद पहले से ही देश के आईटी हब हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक टैलेंट पहले से ही मौजूद है। वहीं नोएडा देश की राजधानी के करीब होने की वजह से सरकारी और बड़ी कंपनियों के डेटा को संभालने के लिए सबसे मुफीद भौगोलिक जगह बन चुका है। अब जरा सोचिए कि आज से कुछ साल पहले तक हमारे इन संस्थानों और आम लोगों का डेटा कहां रखा जाता था। पहले हिंदुस्तान के बैंकों, सरकारी विभागों और निजी कंपनियों का ज्यादातर संवेदनशील डेटा समंदर पार अमेरिका और यूरोप में बने विदेशी क्लाउड सर्वर्स पर रखा जाता था। सरकार के कुछ बेहद गोपनीय डेटा को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के अपने लोकल सर्वर रूम्स या फिर सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में बंद फाइलों में रखा जाता था। लेकिन डिजिटल इंडिया की क्रांति के बाद जब करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ ऑनलाइन आए तो डेटा का अंबार लग गया। सरकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अगर विदेश में रखा हमारा डेटा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो गया तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भारत सरकार को इस खतरे का असली एहसास कब हुआ? ऐसा क्या हुआ था जिसने रातों रात दिल्ली के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी थी? यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कांड था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर हिंदुस्तान के चुनावों तक में सेंध लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका की। कैसे इस एक खुलासे ने भारत सरकार को विदेशी कंपनियों की नकेल कसने पर मजबूर किया और विदेशी कूटनीति के इस खतरनाक खेल में अमेरिका ने क्या सीक्रेट फरमान जारी किया, चलिए जानते हैं। तारीख थी 17 मार्च 2018। अखबार द ऑब्जर्वर और अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक साझा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक डेटा एनालिसिस कंपनी ने फेसबुक के जरिए करीब 8 करोड़ 70 लाख यूजर्स का निजी डेटा चुरा लिया है। यह कोई आम चोरी नहीं थी। इस डेटा की मदद से लोगों की पसंद, नापसंद, उनके डर और उनकी राजनीतिक सोच का एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार किया गया। इसके बाद साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इन यूजर्स के मोबाइल स्क्रीन्स पर चुन चुनकर ऐसे विज्ञापन और खबरें परोसी गईं जिन्होंने उनके दिमाग को बदल दिया और पूरे चुनाव के नतीजों को पलट कर रख दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस कंपनी ने भारत में भी ठीक इसी तरह से काम किया था। जब यह बात सामने आई तो भारत सरकार की भी चिंता बढ़ गई। दिल्ली में बैठे कूटनीतिक दिग्गजों को समझ आ गया कि अगर हमारे देश की जनता का डेटा अमेरिका या किसी दूसरे देश के सर्वर पर रहेगा तो विदेशी ताकतें जब चाहे हमारे देश की सरकार को भी बदल सकती हैं। यहीं से जन्म हुआ डेटा लोकलाइजेशन की नीति का। इसका सीधा मतलब यह था कि हिंदुस्तानियों का डेटा हिंदुस्तान की सरहद के बाहर नहीं जाएगा। टेक पॉलिसी प्रेस के मुताबिक भारत ने इसके लिए कई सख्त कदम उठाने शुरू किए। साल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया कि पैसों के लेन देन यानी पेमेंट सिस्टम का पूरा डेटा सिर्फ भारत में ही रहेगा। इसके बाद कई उतार चढ़ाव से होते हुए साल 2023 में सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट लेकर आई। KS&DK लीगल की रिपोर्ट बताती है कि इस कानून ने एक बीच का रास्ता निकाला। डेटा को बाहर भेजने की अनुमति तो दी गई, लेकिन सरकार ने यह पावर अपने पास रखी कि वो जब चाहे किसी भी देश को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। लेकिन जैसे ही सरकार ने अपने डेटा को भारत में रखने का सोचा तो अमेरिका ने इसे रोकने के लिए चाल चलनी शुरू कर दी। टेक फॉन्ड्यू सबस्टैक की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट द ज्योग्राफी ऑफ इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया के हर कोने में बैठे अमेरिकी एम्बेसडर और डिप्लोमेट को सख्त संदेश दिया कि वो दुनिया भर की सरकारों पर दबाव बनाएं और उनके डेटा संप्रभुता कानूनों के खिलाफ भारी लॉबिंग करें। अमेरिका ने सीक्रेट मैसेज में यूरोपियन यूनियन के प्राइवेसी कानून यानी GDPR को एक बड़ा रोड़ा बताया और कहा कि ये डेटा लोकलाइजेशन के नियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अमेरिकी सर्विसेज के लिए सीधा खतरा है।
3 दिन बाद ही यह खबर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हाथ लग गई और पूरी दुनिया के अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खी बन गई। अमेरिका खुलकर इस बात पर अड़ गया कि दुनिया का डेटा उनके सर्वर्स पर स्टोर होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा अमेरिका से बाहर रुका तो अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का मुनाफा डूब जाएगा। लेकिन भारत डेटा लोकलाइजेशन की अपनी नीति को लेकर क्लियर था। हमारी स्ट्रेंथ थी 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स, जिन्हें कोई भी विदेशी कंपनी छोड़ नहीं सकती। भारत के इसी कड़े रुख की वजह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों को झुकना पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत के बाजार में टिकना है तो अमेरिका की केबल डिप्लोमेसी को भूलकर भारत की जमीन पर डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत सरकार इन डेटा सेंटर्स के लिए बिना रुकावट के बिजली और 20 साल के लिए टैक्स हॉलिडे भी दे रही है। लेकिन क्या यह कानून वाकई आम आदमी के लिए उतना सुरक्षित है जितना बताया जा रहा है? विधि लीगल पॉलिसी के अगस्त 2025 के एनालिसिस के मुताबिक भले ही सरकार ने कानून बना दिया हो और कंपनियां भारत आ रही हो, लेकिन असलियत यह है कि आज की तारीख में पूरा टेक सेक्टर एक बड़ी दुविधा में है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का पूरी तरह गठन अभी तक नहीं हो पाया है और कौन से देश व्हाइट लिस्ट में हैं यह भी साफ नहीं है। व्हाइट लिस्ट माने ऐसे देश जिनमें भारत का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सरकार के पास असीमित अधिकार हैं, जिसकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री एक तरह से अंधेरे में काम कर रही है। खैर, इस कूटनीतिक और कानूनी रसाकशी के बाद आखिरकार गूगल और बाकी टेक दिग्गज भारत की जमीन पर अपने कदम रख चुके हैं। लेकिन इस विकास की चमक के पीछे छिपे कड़वे सच को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने इन डेटा सेंटर्स की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। आज की तारीख में डेटा की इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए मुख्य रूप से 3 महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिसके पास दुनिया की 74% हाई एंड कंप्यूटिंग ताकत है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया का डेटा उसके पास ही स्टोर हो। दूसरी तरफ चीन है, जिसने ग्रेट फायरवॉल बनाकर अपना एक अलग ही इंटरनेट साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इसके तहत चीन अपने देश का पूरा डेटा अपनी ही सरहद के भीतर रखता है। अगर किसी विदेशी कंपनी को चीन में काम करना है तो उसे किसी चीनी पार्टनर के साथ मिलकर चीन के ही सर्वर्स पर डेटा स्टोर करना होगा और उस डेटा तक चीन की सरकार की सीधी पहुंच होगी। इसी की बदौलत चीन ने अलीबाबा, टेंसेंट और बाइडू जैसी दिग्गज स्वदेशी कंपनियां खड़ी कर दी, जिन्होंने चीनी बाजार से अमेरिकी कंपनियों का पत्ता साफ कर दिया। और तीसरा है यूरोप, जिसके डेटा प्रोटेक्शन मॉडल को जीडीपीआर कहा जाता है, यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यह मॉडल यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इसके तहत डेटा सिर्फ उन्हीं देशों को ट्रांसफर किया जा सकता है जिनके पास प्राइवेसी के पुख्ता इंतजाम हो। इसमें नियमों के उल्लंघन पर भारी पेनल्टी लगाई जाती है। यही वजह है कि नियमों को ताक पर रखने की वजह से गूगल को एक केस में 4 अरब यूरो का भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ा था। ये तो हो गई बड़ी बड़ी कूटनीतिक और महाशक्तियों की बातें। जब दिल्ली या वॉशिंगटन के एसी कमरों में बैठकर ये नीतियां बनती हैं तो अरबों डॉलर का निवेश बहुत अच्छा और विकास से भरा हुआ लगता है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है और वो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी, उसकी जमीन और उसके हिस्से के पानी से जुड़ी है। भारत की बात करने से पहले जरा दुनिया के उन देशों का हाल देखते हैं जहां ये डेटा सेंटर्स पहले से मौजूद हैं और इनका असली असर दिखना शुरू हो गया है। आयरलैंड का उदाहरण सबके सामने है। आज की तारीख में वहां के डेटा सेंटर्स इतनी बिजली चूस रहे हैं कि पूरे देश के शहरी घरों की कुल बिजली भी उनके सामने कम पड़ गई है। नीदरलैंड्स और जर्मनी में पिछले कुछ सालों से किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर है। उनका सीधा आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के डेटा सेंटर्स उनकी उपजाऊ खेती की जमीन को निगल रहे हैं और वहां की ग्रीन एनर्जी पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों के लिए बिजली और अनाज दोनों महंगे होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका के इंडियानापोलिस में लगा। सितंबर 2025 में गूगल को वहां अपना 1 अरब डॉलर का भारी भरकम डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पूरी तरह समेटना पड़ा। इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश नहीं थी, बल्कि वहां के आम नागरिकों ने पानी और बिजली की अंधाधुंध खपत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। वहां की जनता ने साफ कह दिया कि हमारे नलों का पानी इन मशीनों को ठंडा करने के लिए नहीं दिया जाएगा और कंपनी को
पीछे हटना पड़ा। जरा सोचिए, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश जहां पानी और बिजली की कोई भारी कमी नहीं है और जहां लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज सुनी जाती है, वहां के लोग इन डेटा सेंटर से त्रस्त आ चुके हैं। तो फिर जब ये टेक जायंट्स भारत के किसी शहर या गांव का रुख करते हैं, तो जमीन और पर्यावरण के स्तर पर कैसा तांडव मचता होगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां अक्सर मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे करती हैं कि वो अपने सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए समंदर का पानी यूज करती हैं, लेकिन इन कंपनियों का असली चेहरा भारत में दिखाई देता है। एक तरफ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की वो जमीन है जिसे गूगल के डेटा सेंटर को देते वक्त गरीब दलित किसानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर का वो पानी है जिसे बचाने के लिए आज आम जनता सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली और मुंबई के एसी कमरों में बैठे लोगों को लगता है कि डेटा सेंटर मतलब हाईटेक नौकरियां और देश का विकास, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं तो विकास की यह तस्वीर एकदम खौफनाक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश और समझते हैं कि कैसे एक विदेशी कंपनी के लिए हमारे ही देश के लोगों को बेगाना कर दिया गया। विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली जिले के बीच एक छोटा सा गांव है तारलुवाड़ा। अप्रैल 2026 में यहां गूगल के 15 अरब डॉलर के डेटा सेंटर की नींव रखी गई। राज्य सरकार ने इसके लिए 480 एकड़ जमीन अलॉट की, लेकिन यह जमीन आई कहां से? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि यह जमीन 70 के दशक में उन गरीब और दलित परिवारों को दी गई थी जिनके पास खेती के अलावा पेट पालने का कोई दूसरा साधन नहीं था। डेटा सेंटर के नाम पर यह जमीन रातों रात इन दलित किसानों से छीन ली गई। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स फोरम का कहना है कि यह पूरी जमीन बेहद गुपचुप और गैर पारदर्शी तरीके से अधिग्रहित की गई। लेकिन बात सिर्फ जमीन छीनने तक सीमित नहीं है। फोरम ने बताया कि गूगल को इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जो खैरात बांटी है वो किसी भी आम हिंदुस्तानी को हैरान कर देगी। कंपनी को 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया गया है, औने पौने दाम पर जमीन दी गई, बिजली पानी पर भारी सब्सिडी मिली और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 22,002 करोड़ रुपए यानी करीब 2.4 अरब डॉलर का फायदा पहुंचाया गया। एक तरफ किसान की जमीन गई और दूसरी तरफ एक विदेशी टेक दिग्गज पर सरकारी खजाना लुटा दिया गया। अब इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि इन डेटा सेंटर से नौकरियां इजाद होंगी, और नौकरियां भी कितनी। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़े डेटा सेंटर में बमुश्किल 150 के करीब लोग काम करते हैं, और डेटा सेंटर छोटा हो तो 20 से 25 लोग ही इसे चला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें टैक्स रिबेट मिलते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल मंजूरी वाले दस्तावेज खंगाले। उन कागजातों में इस बात का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था कि यह डेटा सेंटर कितना पानी इस्तेमाल करेगा। सब कुछ गोलमोल रखा गया। भारत में जब कोई स्टील, केमिकल या कपड़े की बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक एक लीटर पानी का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन डेटा सेंटर्स को सरकारी फाइलों में आईटी या ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज की कैटेगरी में रखा जाता है। चूंकि इनमें कोई केमिकल कचरा नदियों में नहीं बहाया जाता और ना ही कोयले की कोई भट्टी या चिमनी जलती है, इसलिए CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के तहत इन्हें ग्रीन या व्हाइट कैटेगरी में रखा जाता है। सरकार की नजर में जहां धुआं नहीं वहां प्रदूषण नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर ये टेक कंपनियां पानी से जुड़े सख्त नियम कानूनों से आसानी से बच निकलती हैं। पानी की इसी चोरी से जुड़ता है मध्य प्रदेश के इंदौर और पीथमपुर का मामला। एक डेटा सेंटर को अपने लाखों सर्वर्स की भयंकर गर्मी शांत करने के लिए 24 घंटे पानी चाहिए होता है। आउटलुक इंडिया की AI इम्पैक्ट समिट 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा सेंटर्स में यूज होने वाले पानी का 80% हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। हालांकि ये हम पहले भी बता चुके हैं, यानी ग्राउंड वाटर जो लाखों लोग पी सकते थे वो बर्बाद हो गया। टेक कंपनियां अक्सर दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कहती हैं कि हम सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए समंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंदौर और पीथमपुर यानी मध्य प्रदेश के बीचों बीच समंदर कहां से आएगा? जाहिर है इन विदेशी डेटा सेंटर्स को जमीन का वही मीठा पानी खींचना पड़ेगा जो आम जनता के पीने और खेती के लिए है। और इस पानी के लिए इंदौर में ही पिछले महीने इस बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जो पिछले 30 सालों में देखने को नहीं मिला था।
नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश के 16 करोड़ 30 लाख हिंदुस्तानियों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। फिर भी इन टेक जायंट्स को यह कीमती पानी बिना रोक टोक परोसा जा रहा है, और वो भी कोई सवाल पूछे बिना। और जहां सरकार के पास जवाब नहीं होता, वहां पानी का क्लॉज ही एग्रीमेंट से गायब कर दिया जाता है, जैसा विशाखापट्टनम वाले मामले में हुआ। न्यूज़ग्राम की 2026 की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में डेटा सेंटर्स की पानी की खपत 2025 के 150 अरब लीटर से बढ़कर 2030 तक 358 अरब लीटर हो जाएगी। जरा सोचिए, 358 अरब लीटर, ये इतना पानी है जिससे 3.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की पूरे साल की प्यास बुझ सकती है। इसको और आसानी से समझें तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे विशाल महानगरों की पूरी आबादी की पूरे साल भर की पानी की खपत बड़े आराम से निकल सकती है। या फिर ऐसे समझिए कि इस पानी से बुंदेलखंड या मराठवाड़ा के उन हजारों सूखे गांवों की प्यास बरसों के लिए बुझाई जा सकती है, जहां आज भी औरतें मीलों पैदल चलकर महज एक मटका पानी लाती हैं। लेकिन यह पानी गांवों तक नहीं जा रहा है, ये जा रहा है इन डेटा सेंटर्स में। अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क की एक रिपोर्ट बताती है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में चल रहे बड़े डेटा सेंटर्स हर महीने हजारों लीटर ग्राउंड वाटर सोख लेते हैं। जमीन और पानी की लूट तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इन डेटा सेंटर्स की सबसे बड़ी भूख है बिजली। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट बताती है कि एक अकेला हाइपर स्केल डेटा सेंटर 1 लाख घरों के बराबर की बिजली सोख लेता है। डेटा सेंटर कोई दफ्तर नहीं है जो शाम को बंद हो जाए। यह दिन रात चलता है, साल के 365 दिन और 24 घंटे चलता है। क्या आपको पता है भारत के आधे से ज्यादा डेटा सेंटर्स कहां बने हैं? काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर यानी CEEW की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 54% डेटा सेंटर्स उन्हीं शहरों में बने हैं जो पहले से ही पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और एक और कड़वा सच सुनिए, अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स ने कुल 2,16,000 किलोलीटर से ज्यादा पानी खर्च किया। अगर आपको यह आंकड़ा समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, गर्मियों में आपके मोहल्ले में जो 10,000 लीटर वाला पानी का टैंकर आता है, इन 15 बड़े डेटा सेंटर्स ने ऐसे 21,000 से ज्यादा पानी के टैंकरों के बराबर पानी पी लिया। और इसमें से 1,000 टैंकरों के बराबर पानी सीधा जमीन का सीना चीर कर निकाला गया था, यानी ग्राउंड वाटर। इसी बेतहाशा लूट का नतीजा है डे जीरो। काउंटर करेंट्स की मई 2026 की रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक पानी की कमी भारत के लिए 2025 से 2027 तक का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल रिस्क है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली NCR जैसे हमारे सबसे बड़े शहर अब डे जीरो की कगार पर खड़े हैं। डे जीरो का मतलब है वो मनहूस दिन जब आपके शहर के नलों से पानी की आखिरी बूंद टपकेगी और उसके बाद सप्लाई बंद हो जाएगी। रिसर्च गेट पर छपे एक रिसर्च पेपर में यह कड़ी सिफारिश की गई थी कि दिल्ली NCR और चेन्नई जैसे शहरों में डेटा सेंटर्स को तब तक मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए जब तक वो पानी बचाने का पक्का सबूत ना दे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। अब यहां से एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, विदेशी कंपनियों के मुनाफे और पानी के इस खेल का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ेगा? पहला और सबसे बड़ा असर आपकी UPI और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा। जरा सोचिए, भयंकर गर्मी का महीना है, पानी की भारी किल्लत की वजह से आपके शहर के उस विशाल डेटा सेंटर का कूलिंग सिस्टम जवाब दे जाता है। सर्वर गर्मी से हांफने लगते हैं और अचानक ठप पड़ जाते हैं। न्यूज़ग्राम की रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि अगर ऐसा हुआ तो आपका UPI पेमेंट, आपकी नेट बैंकिंग, अस्पतालों का सिस्टम और यहां तक कि मेट्रो की लाइनें भी पूरी तरह ठप पड़ सकती हैं। आप बाजार में खड़े रहेंगे और आपके फोन से 1 रुपए का पेमेंट नहीं होगा। दूसरा सीधा असर आपके घर के बिजली बिल पर पड़ेगा। एक अकेला हाइपर स्केल डेटा सेंटर 1 लाख घरों की बिजली पी जाता है। अब सरकार इन विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए उन्हें सस्ती बिजली और 20 साल तक की टैक्स छूट दे रही है। जाहिर है इस महंगी बिजली का बोझ घुमा फिराकर आम ग्राहक यानी आपके और हमारे बिजली के बिल पर ही डाला जाएगा। अमेरिका के ओरेगन स्टेट में बिल्कुल यही हुआ था।
वहां जनता ने जब अपने महंगे होते बिजली बिलों के खिलाफ विद्रोह किया तो सरकार को 2025 में एक सख्त कानून पास करना पड़ा, जिसके तहत डेटा सेंटर्स को अपनी बिजली का पूरा खर्च खुद उठाना होगा। लेकिन भारत में आम जनता को बचाने वाली ऐसी कोई ढाल अभी तक नहीं बनी है। और प्राइवेसी का हाल तो यह है कि विधि लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं करता, तब तक आपका डेटा भारतीय सर्वर पर तो है, लेकिन उस तक असल में पहुंच किसकी है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम कड़वे सच और रोजमर्रा की दिक्कतों को समझने के बाद अब वक्त है इस पूरी कहानी को समेटने का और ये पूछने का कि इस 180 अरब डॉलर के डिजिटल एम्पायर से भारत को असल में क्या मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दशकों में डेटा सेंटर्स भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। देश की डिजिटल संप्रभुता के लिए यह जरूरी भी है ताकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का संवेदनशील डेटा अमेरिका या किसी और देश के कब्जे में ना रहे और हम अमेरिका के किसी विदेश मंत्री की सीक्रेट केबल और कूटनीतिक दबाव के मोहताज ना रहे। लेकिन इस डिजिटल विकास के साथ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो ये है कि विशाखापट्टनम के गरीब दलित किसानों की जमीनें गुपचुप तरीके से छीन ली जाएं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंदौर, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे सूखते हुए शहरों का पीने का पानी इन विदेशी मशीनों को ठंडा करने में खप जाए और आम हिंदुस्तानी एक एक बूंद के लिए तरसता रहे। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की वकील इंदुमुगी सी ने बहुत ही सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन डेटा सेंटर्स को सिर्फ और सिर्फ एक निवेश और मुनाफे के चश्मे से देख रही है, ना कि आम आदमी से जुड़ी राजनीतिक और आर्थिक चिंता के तौर पर। जब तक सरकार और पॉलिसी मेकर्स की ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक विकास का ये पहिया सिर्फ चंद बड़ी कंपनियों को ही अमीर बनाएगा। ये डेटा सेंटर्स भारत की ताकत का प्रतीक तो जरूर बनेंगे, लेकिन जिनकी जमीन गई, जिनका पानी गया, जिनकी बिजली गई, उनके लिए ये महज डिजिटल दुनिया के एक नए शोषण की कहानी बनकर रह जाएगा। तो ये थी भारत में बन रहे डेटा सेंटर्स की वजह से पैदा होने वाली दिक्कतों पर हमारी कंप्लीट रिपोर्ट। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डिजिटल इंडिया की इस कीमत को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस्सा के इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी मयंक ने और कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पूरी जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी अपने फ़ोन पर जब भी आप चैट जीपीटी का अब इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा कि आपके हिस्से का पानी बर्बाद हो रहा है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।